कि यूपी का महत्व आपके बैंक के लिए कितना? एक कॉन्फिडेंस लेवल लोगों में है कि उत्तर प्रदेश में हम अच्छा काम करें। उत्तर प्रदेश में हमारी करीब 1250 ब्रांचें जो बहुत होती हैं, तो मतलब हमारा जो बेस है वो बहुत बड़ा है और जो व्यवसाय ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है लगभग 10% हम उसको शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2030 तक इस जो टारगेट तय किया है इसमें बैंकों का क्या रोल रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो आप ही का है। तो जो अभी लेटेस्ट की ग्रोथ है बहुत तेज है। बैंकों की बात जी कर हाँ, रहे हैं या फिर मैं पहले अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको दिख रही है? यूपी में मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने देखा अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कोई भी ट्रांजेक्शन करो रहेगा तो पैसा इकोनॉमी में। नमस्कार, मेरे साथ आज यूनियन बैंक के मैनेजिंग प्रबंध निदेशक आशीष पांडे जी हैं। बैंकिंग सेक्टर को लेकर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को लेकर के मैं उनसे बात करना चाहूँगा और हमारे साथ यूनियन बैंक लखनऊ के जीएम राजेश कुमार जी भी रहेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपी का महत्व आपके बैंक के लिए कितना? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वैसे पूरे देश के लिए ही है, बट अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ और यूनियन बैंक की बात करूँ तो शुरू से यूनियन बैंक का बहुत अच्छा होल्ड यूपी पे रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले कम से कम 20 वर्षों से। और अमल कमीशन के बाद जब कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक आए थे तो स्वाभाविक है कि ये एक पैन इंडिया बैंक है, क्योंकि आंध्रा बैंक के कारण उड़ीसा और आंध्रा वो सब आ गया, तो कॉर्पोरेशन बैंक का जो कर्नाटका और दूसरे भी है। बट मेरा ये कहने का है कि उत्तर प्रदेश एक काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है और जहाँ तक हम कई कंपनियों में बात करते हैं, कई जगह पे बात करते हैं, तो हमको ये भी क्लियर मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग अपनी यूनिट यहाँ लगाने को तैयार हैं या ज़मीन ले चुके हैं या उनको कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो वो अपनी काफ़ी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी एक चीज़ हमको बताता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल लोगों में है कि उत्तर प्रदेश में हम अच्छा काम करें। फिर इसके बाद बहुत सारी स्कीम भी हैं जो केंद्र सरकारों की है और राज्य सरकारों की भी, खासकर उत्तर प्रदेश की भी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें हम नंबर 1 चल रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे वो छोटे से लोन हो, बड़े लोन हो, या जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो, या डिपॉजिट हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उत्तर प्रदेश में हमारी करीब 1250 ब्रांचें जो बहुत होती हैं और लगभग 2 लाख करोड़ का बिजनेस आज है, तो मतलब हमारा जो बेस है वो बहुत बड़ा है यूपी का। जी हाँ, और जो यहाँ की जो टोटल ग्रोथ है और जो व्यवसाय ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है लगभग 10% हम उसको शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि हम पूरे सशक्त हैं, हमारी टेक्नोलॉजी डिजिटल एआई हम सब पे काम कर चुके हैं और हमारी स्कीम्स रिटेल हो चाहे एग्रीकल्चर एमएसएमई हो काफ़ी अच्छी है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट में हम भी एक प्रोग्रेसिव बैंक है और अच्छे से अपने आप को स्थापित तो हम हैं, लेकिन हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, 2030 का टारगेट है उत्तर प्रदेश का 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी तैयार करना, अर्थव्यवस्था तैयार करना। तो 3 साल रह गए हैं, एक चैलेंज है अभी भी। 60% के आसपास हम आ गए हैं, जो हमारा टारगेट है 40% अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है कि 2030 तक इस जो टारगेट तय किया है इसमें बैंकों का क्या रोल रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो आप ही का है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, आपने 3 साल बोला, मैं आपको बता दूं 3 साल 11 महीने जी, तो लगभग 4 साल है। 4 साल का समय बहुत होता है और इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप टुकड़ों में बांट दें भारत की अर्थव्यवस्था को, तो जो पहले 2000 से 2005 के बीच में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो जो अभी लेटेस्ट की ग्रोथ है बहुत तेज है। बैंकों की बात जी कर हाँ, रहे हैं या फिर मैं पहले अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वो देखिए, अर्थव्यवस्था से ही सब कुछ होता है, हर चीज आपकी अर्थव्यवस्था से चलती है और इन्फ्लेशन सब, हर चीज आपके हर पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ करीब साल भर पहले हमारा जो है तो इंडेक्स भी
इंडिया का उसमें आ गया था। तो जेपी मॉर्गन और जो अब जेड एक्सेस है वर्ल्ड वाइड, तो हर चीज जब पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। अब देश की अर्थव्यवस्था बनती है राज्यों की अर्थव्यवस्था से, और जो राज्यों में आपके काम चलते हैं, जो प्रोग्रेसिव काम है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अगर उसमें भी हम और आगे देखें तो उत्तर प्रदेश में आपने जो पूछा, उत्तर प्रदेश में हमको हर जगह पे अच्छा प्रोग्रेशन दिखा। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको दिख रही है? यूपी। देखिए यूपी में मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने देखा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा माँ खुद ही बहती है, तो यहाँ की जमीन तो उपजाऊ है। एग्रीकल्चर में भी हमने इसमें देखा है, और खासकर रिटेल में भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छी कंपनीज हैं वो यहाँ को बिलोंग करती हैं, और कई हमारे कस्टमर है, कई क्या मतलब लगभग सभी हमारे ग्राहक हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई मैं स्पेसिफिक सेक्टर आपको ये तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बोलूँगा तो शायद वो छोटी बात होगी। लगभग सभी में अच्छी खासी ग्रोथ है, और फोकस है, सरकार का फोकस है, और वो हर तबके के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, सब पे काम हो रहा है। तो मेरा जो ये मानना है कि इस ग्रोथ स्टोरी में स्वाभाविक एक बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। ईज ऑफ डूइंग की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग जहाँ पर होता है वहाँ पर जाहिर सी बात है कि तरक्की की रफ्तार अपने आप बढ़ती है। अभी आप ऐसा कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी चैलेंजेस हो और यहाँ कुछ बेहतर अगर किया जा सकता है? देखिए आपने बेहतर की गुंजाइश हर जगह है। आपने ये बेहतर की बोलते ही मैं तो आपको बोलूंगा, बल्कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दो मायने होते हैं। एक होता है जो मेरा स्टाफ सदस्य जो खुद काम कर रहा है, वो अगर आज NEFT करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, कुछ उसको 8 स्क्रीन है 9 स्क्रीन है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करता है और कैसे सर्विस देता है, क्योंकि फाइनली कस्टमर सर्विस है। और दूसरा होता है ग्राहक को सर्विस डायरेक्टली। दो चीजों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपका बैंक यूनियन बैंक दोनों पे जबरदस्त काम कर रहा है। जबरदस्त मतलब काफी 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 मतलब मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मैं शायद अभी किसी कारणवश पूरा डाइवर्स नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी जो अभी 14 जनवरी को 9 महीने का रिजल्ट था, उसमें मैंने भी प्रोजेक्ट मुस्कान हमने नाम रखा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने करीब 3-4 नए स्ट्रक्चर्स अपने डिपार्टमेंट बनाए हैं इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। खासकर देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और दूसरी होती है 4 चीजों में मैं बांटता हूँ। पहली होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप उसको कितना स्ट्रीमलाइन STP कर देंगे, लोग घर बैठ के अपना सब काम कर सकते हैं, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। दूसरा होता है कि जो आपकी बैंकिंग प्रोसेसेस है उसको कैसे अलाइन करो, उसको आप ऐसे अलाइन करो कि जितनी जल्दी त्वरित आपको सर्विस कस्टमर को हो जाए और हमारे स्टाफ के लिए ईज हो जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और आपका तीसरा जो होता है इनके अलावा आपकी पॉलिसीज कैसी है। जब टेक्नोलॉजी बात की, PPT पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, तो मैंने पीपल की बात की, प्रोसेस की बात की और टेक्नोलॉजी की बात की। चौथा होता है पॉलिसी। अब पॉलिसी को अपने कैसे रिफाइन करते हैं विद इन द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, विद इन द PMLA गाइडलाइंस, कि आप कैसे उसको ईज देते हैं किसी भी ग्राहक को। तो मेरे ख्याल से हमने चाहे वो छोटा लोन हो, चाहे लोन नहीं तो जनरल खाता हो, सेविंग खाता हो, करंट खाता हो, यूनियन ईज हमने अपना नया ऐप निकाला है, अभी हम कुछ दिनों में बिजनेस ऐप भी निकाल रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐप होगा। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए होता है। एक सवाल मेरा और रह गया, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अपने FDs और कैश को निकाल के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना असर? देखिए मैं आपको बताऊं ये कब नहीं होता है, इधर मैं आपको रिकॉर्ड तोड़ नहीं, मैं आपने से पूछा कि कैश से, बैंक के कैश से गोल्ड में FDs कभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार कभी आप शेयर सुनेंगे ऊपर जा रहा है, कभी गोल्ड सुनेंगे, कभी सर्विस सुनेंगे, कभी लैंड सुनेंगे, कभी रियल एस्टेट। देखिए कोई ना कोई सेक्टर चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, रहेगा तो पैसा इकोनॉमी में। देखिए पैसा जो कम होता है कहीं से भी,
वो पैसा कम होता है जब आप कैश को घर में रखते हैं। और हमारे भारतवर्ष में हम ये मान के चलते हैं, ये हर महिला मान के चलती है, जेंट्स भी और हमारे वरिष्ठ लोग, कि कभी रात में कुछ हो जाए अस्पताल का तो कम से कम कुछ पैसे घर में रहने। वही चीज आपके सर्कुलेशन में नहीं रहती है। अदरवाइज आप कुछ भी, आप शेयर खरीदो पैसा तो वापस बाजार में आएगा, लैंड खरीदो, गोल्ड खरीदो, पैसा तो वापस आएगा। अब अगर किसी बैंक में करंट अकाउंट ज्यादा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा उनके तो वही आएगा। इसमें और एक फर्क पड़ता है कि जब कस्टमर में अवेयरनेस बढ़ती है, तो पहले क्या होता है, सेविंग में 2 लाख पड़े हुए हैं, वो चिंता नहीं करता है। अभी क्या करता है, वो मिनिमम रख के फट से एफडी बना लेता है। उसके कारण से कासा में फर्क पड़ता है, डिपॉजिट में नहीं पड़ता। डिपॉजिट के सिर्फ ये कारण नहीं है, आपकी एफडीआई भी होता है, जो जीडीपी डेफिसिट, बहुत सारे कारण। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। वो सब अपनी अपनी साइकोलॉजी है, अपना अपना कंफर्ट लेवल है। और आज का तो गोल्ड कितने ऊपर चला गया, तो बहुत लोगों की रीच के ऊपर चला गया है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सब कुछ नया ला रहे हैं, सरकार का कहाँ से फोकस है। महिला हमारी नारी शक्ति ब्रांच कल ही मैंने ओपन की है यहाँ पर लखनऊ में। तो हम तो ब्रांच ही ओपन कर रहे हैं जो केवल महिलाओं से धारा है, महिलाओं के लिए है, और उनके लिए हमारी गोमती नगर और हमारी स्कीम भी है। इसमें हम व्हीकल लोन में है, मुद्रा में है, एमएसएमई में है, काफी उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। इंटरेस्ट में कुछ कमी है। सर कुछ और जो आप बताना चाहेंगे? थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।